आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अवर सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम क्या है, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ पे। ये सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉइंट मास बॉडी। ठीक है, हैवी पॉइंट मास बॉडी ये कंसिस्ट करता है जिसको कि बॉब कहा जाता है, विच इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। विच इज मतलब जिसको सस्पेंड किया जाएगा, लटकाया जाएगा किसके साथ, एक आपके पास weightless inextensible string from a rigid spot about which it is free to oscillate, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा एंगल, ये बन रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है आपका, राइट। यहाँ पर वेट का इफेक्ट क्या होगा, डाउनवर्ड, mg आपके पास डाउनवर्ड होगा। अगर मैं इस mg को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करती हूँ तो ये कौन से दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेगा, ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेगा, जिसमें एक कंपोनेंट मेरा क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट मेरा आ जाएगा mg cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज माय mg sin थीटा। तो mg को हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, दूसरा mg cos थीटा वाला कंपोनेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका थीटा एंगल जो है बन रहा है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आपके सिलेबस में टॉपिक है, टाइम पीरियड ऑफ द। सबसे पहले एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या कंसिस्ट करता है, हैवी पॉइंट मास। ठीक है, हैवी पॉइंट मास बॉडी और बॉब जो कि सस्पेंड विच इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो एक्चुअली आपके पास ये होता है कि यहाँ पर एक हैवी पॉइंट मास होता है, ठीक है, जिसको जो है मतलब एक जिसको सस्पेंड किया जाता है एक रिजिड स्पोर्ट के द्वारा, फ्रॉम ए रिजिड स्पोर्ट, है ना, किसके द्वारा, एक इलास्टिक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के द्वारा, बाय मींस ऑफ एन इलास्टिक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो इस प्रकार से हमारा सिंपल पेंडुलम बनता है। आपके सिलेबस में पॉइंट है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना। दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है हमारा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का। यहाँ पर अगर हम देखें तो एल जो है आपके पास क्या है, दैट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। एल आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम होगा, जो कि आपका एल होगा। जी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, दैट इज अवर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी आपका क्या होगा, दैट इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एल इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ योर पेंडुलम। तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सबसे पहला आता है फैक्टर दैट इज द एम्पलीट्यूड। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है हमारा, दैट इज द एम्पलीट्यूड। जो आपका टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो इंडिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड के, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो, कहीं पर भी आपका एम्पलीट्यूड नहीं है, राइट। सो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड एज लॉन्ग एज इट्स मोशन इज SHM। मतलब जब तक इसका जो मोशन है सिंपल पेंडुलम का वो SHM रहेगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, ठीक है, तब तक जो पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मास ऑफ द बॉब। जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है ये आपका मास ऑफ बॉब के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, या उसके भी जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर आपके पास आगे आता है दैट इज योर इसके बाद आपका आगे आता है, देखो मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, बॉब क्या है यहाँ पर, एक जो हैवी पॉइंट मास बॉडी है, ठीक है, उसके मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि दैट इज वाई इफ द सॉलिड बॉब इज रिप्लेस्ड बाय ए हॉलो स्फीयर, ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस बट डिफरेंट मास। देखो क्या किया मैंने, मतलब सॉलिड बॉब की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर लिया मैंने, हॉलोस्फेयर यूज कर लिया। व्हाट आई टोल्ड यू, सिंपल पेंडुलम कैसे बना, एक हैवी पॉइंट मास बॉडी है जिसको बॉब बोला, जो कि जिसको सस्पेंड किया जाएगा एक रिजिड स्पोर्ट के द्वारा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, हम अगर मान लीजिए आपका जो हॉलोस्फेयर है, ठीक है, हॉलोस्फेयर को रिप्लेस कर दे, मतलब जो आपके पास सॉलिड बॉब है दैट इज रिप्लेस बाय द हॉलोस्फेयर।
यहाँ पे हॉलोस्फीयर ले लेती हूँ मैं सॉलिड बॉब की जगह, ठीक है। सेम रेडियस है लेकिन मास डिफरेंट है दोनों का, रेडियस सेम है लेकिन दोनों का मास डिफरेंट है। फिर भी हमारा जो टाइम पीरियड है वो अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपका डिपेंड ही नहीं करता है इस फैक्टर पे, मास वाले फैक्टर पे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम के केस में। नेक्स्ट आता है इफ ए गर्ल इज स्विंगिंग इन ए स्विंग, कोई गर्ल झूला झूल रही है, ठीक है, स्विंग कर रही है, स्विंगिंग इन ए स्विंग, एंड अनदर सिट्स विद हर। अब दूसरी एक और लड़की वहां पे आ जाती है जो उसके साथ में बैठ जाती है, तो मास तो वहां पर बढ़ रहा है, यानी कि मास तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पर टाइम पीरियड फिर भी अनचेंज रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड आपका अनचेंज रहेगा। जैसे झूले वाला जो एग्जाम्पल है आपका, है ना, झूले वाला जो एग्जाम्पल है वो भी एक प्रकार से, मतलब उसमें भी ऐसे ही होता है कि कोई मास जो है वो सस्पेंड किया गया, है ना, लटकाया गया कोई चीज, तो भी इसमें आ जाता है आपका। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है दैट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम की बात करें तो जो टाइम पीरियड होता है हमारे पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना फॉर्मूले से? फॉर्मूला ध्यान से समझिए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये था मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ये मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है कि जो मेरा टाइम पीरियड है यानी कि जो टी है वो अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आता है हमारा अच्छा, ये याद रखना, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है, ठीक है, रिमेंबर। देखो आपका फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही था। इससे क्या पता लगा कि टी अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात ये पता लग रही है। दूसरी बात क्या पता लग रही है कि टी जो है वो अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात ये पता लग रही है कि जो टी है वो अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी। जब भी जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होगा तो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो भी चेंज होगा, ठीक है, टाइम पीरियड भी आपके पास चेंज होगा। इसमें क्या क्या सिचुएशंस आएंगी देखिए, इफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ डेंसिटी रो इज मेड टू ऑसिलेट, डेंसिटी रो है, ठीक है, दैट इज मेड इन ऑसिलेट इन सम फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। मतलब अगर मेरे पास जो बॉब का डेंसिटी है वो अगर रो है, ठीक है, और जो फ्लूइड है, फ्लूइड का डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक है। सो वेयर यहां पर क्या है कि जो लेस है वो कौन है हमारा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज कम एज द दैट इज लेस, ठीक है, वो कम है किसके कंपैरिजन में, रो के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक तो ये कंडीशन। अच्छा, देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो अब इस केस में जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है वो आपका इंक्रीज करेगा, इसमें टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हमारा क्या करेगा इस केस में इंक्रीज करेगा, कब, अगर सिग्मा लेस देन रो है, ठीक है। क्यों? बिकॉज द एपरेंट वेट ऑफ द बॉब डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द बायोन्सी, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना आर्किमेड्स प्रिंसिपल, तो क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो एपरेंट वेट है बॉब का वो डिक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ द बायोन्सी, बायोन्सी की वजह से, यहाँ पर फ्लूइड है। तो ये कंडीशन आपको बस ध्यान में रखनी है कि टी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट जी के। तो वेन एवर जब भी जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होगा तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो भी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि जो बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका डेंसिटी है रो, दैट इज मेड इन, उसको ऑसिलेट करवाया जा रहा है कुछ किसी फ्लूइड में, ठीक है, और उस फ्लूइड का डेंसिटी सिग्मा है, सच दैट अगर सिग्मा आपका लेस देन रो है देन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो एपरेंट वेट ऑफ द बॉब है वो भी आपका डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द बायोन्सी अकॉर्डिंग टू, देखो जो आपके पास यहाँ पर बनता है ना, वैसे वेट के लिए अगर हम देखें, वेट के लिए अगर हम देखें फॉर्मूला तो W होता है हमारा mg के बराबर। तो अगर मुझे mg इफेक्टिव लिखना है मतलब इस सिग्मा और रो की टर्म में, तो क्या फॉर्मूला बनता है, जो इफेक्टिव वेट है मतलब mg इफेक्टिव जो कि किसके इक्वल होता है mg इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ठीक है, क्या बनता है mg इफेक्टिव इज इक्वल टू
mg into 1 minus sigma by rho। क्लियर? तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला देखिए क्या बताया, दैट इज टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, दैट इज टी इक्वल टू अंडर रूट एल बाय जी। टी इक्वल टू अंडर रूट एल बाय जी, है ना, यही था हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो अगर आपको ना टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लिखना है अब इसमें सिग्मा और रो की टर्म में, तो क्या बनता है, तो बस इतना ध्यान में रखना है ना, तो बस ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज 1 माइनस सिग्मा बाय रो, ये आ जाएगा बस मल्टीप्लाई में, ठीक है। बाकी सारा सेम, बस ऐसे याद रखिए, बाकी सारा सेम, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये सारा सेम, बस मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपका 1 माइनस सिग्मा बाय रो, 1 माइनस सिग्मा बाय रो, दैट्स इट। सो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कंडीशन, when the pendulum is suspended from the ceiling of the lift and lift is moving with the acceleration, with the certain acceleration, ठीक है। देखो, अगर जो पेंडुलम है उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको लटकाया जाता है फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, है ना, और लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन से, तो लिफ्ट वाले केस में टी इक्वल टू अंडर रूट एल बाय जी प्लस माइनस ए। ये क्यों लिखा मैंने प्लस माइनस ए, दो कंडीशन बनेगी, अगर आपका लिफ्ट अपवार्ड जा रहा है ना तो आपका प्लस में आएगा, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड वाला कंडीशन बोला हो, ठीक है, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। इन सिंपल वर्ड्स में ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक्सिलरेटिंग अपवार्ड वाला सिचुएशन है तो फॉर्मूला आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, ठीक है, प्लस ए। अच्छा, अगर जो लिफ्ट है वो एक्सलरेट कर रहा है डाउनवर्ड तो सिचुएशन क्या बनेगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनता है। तो नेगेटिव कब है, अगर लिफ्ट एक्सलरेट करता है डाउनवर्ड। अच्छा, ए इक्वल टू जीरो है इफ लिफ्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ए इक्वल टू जीरो कब होगा मेरा, अगर लिफ्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो मेरा ए इक्वल टू जीरो होगा, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन में ही कोई चेंज ना, सॉरी, अगर मेरा वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ए इक्वल टू जीरो कब होगा, जब लिफ्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, राइट। सो इफ my velocity is constant then it means my a equal to जीरो। अच्छा, अगर आपका फ्री फॉल का कंडीशन है, अगर आपका क्या है फ्री फॉल का कंडीशन है, तो उस केस में मेरा a इक्वल टू जी होता है, ठीक है, उस केस में a इक्वल टू क्या होता है, g होता है फ्री फॉल की सिचुएशन में। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, देखिए यही मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा, इसी फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगी, अब a की जगह पे g लिखूंगी, ठीक है। और ऐसा सिचुएशन होता है फ्री फॉल के लिए, हमेशा जो a है वो g के बराबर फ्री फॉल वाली सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो इस केस में मेरा टाइम पीरियड इंफिनिटी हो जाएगा, इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मींस देयर विल बी नो ऑसिलेशन इन ए पेंडुलम, देयर विल बी नो ऑसिलेशन इन ए पेंडुलम। सिमिलर जो है वो एक केस और आता है इन ए सैटेलाइट एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, सैटेलाइट के केस में और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो आपका जीरो हो जाता है ना, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी, तो यहाँ पर जो पेंडुलम है वो रुक जाता है, ठीक है, वो ऑसिलेट करना रुक जाता है, तो ये भी एक सिचुएशन आ जाता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम whose point of suspension is moving horizontally with acceleration a, then देखो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए, ठीक है, जहां पे उसको सस्पेंड किया गया है उस पेंडुलम को, जो उसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है
तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा, ठीक है। अगर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा तो मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वहां पर क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टली कैसे हुआ, जैसे ऐसे चल रहा है आगे को, है ना, दैट इज हॉरिजॉन्टली। देखो जैसे इस तरह से है ना। एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ठीक है, एक्सेलरेशन ए है। तो देखो यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है हमारा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, वो सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वो सारा ऐसे ही रहेगा। हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ए है, तो बस इतना सा ध्यान में रखना है, अंडर रूट एल बाई जी एज इट इज रहा, ठीक है। बस यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू हाफ। तो ये नोट डाउन कर लो कंडीशंस। नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं व्हाट्सएप पे भी, वहां पे भी एक बार देख लेना। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है। देन क्या फॉर्मूला बनता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, ठीक है, जी का भी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर इंटू हाफ। तो एक ये फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। मून के सरफेस के ऊपर जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है उसको मान लेती हूँ कि वो क्या है, जीएम है। कितना दिया गया, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोला, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मुझे जो है वो टाइम पीरियड बताना है सिंपल पेंडुलम का ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मतलब मुझे टीएम यहाँ पर बताना है, ठीक है। इफ इट्स टाइम पीरियड, अगर अर्थ के सरफेस पे जो टाइम पीरियड है, अगर अर्थ के सरफेस पे जो टाइम पीरियड है, यानी कि अर्थ सरफेस के टाइम टेबल को मान लेती हूँ, टाइम पीरियड को मान लेती हूँ टीई। अर्थ सरफेस का जो टाइम पीरियड है उसको मैं मान लेती हूँ 3.5 सेकेंड, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी का वैल्यू है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, वो गिवन है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो जो चीजें हमें दी गई हैं वो हम लिख देते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले जीएम दिया गया था, देखिए क्या दिया है, और जीई दिया है। क्या बोलता है निकालने को, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि मुझे टीएम निकालना है। क्या निकालना है, टीएम निकालना है, ठीक है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो क्या है मेरा, वो मेरा टीई है, वो 3.5 सेकेंड है, जो कि गिवन है, ठीक है, 3.5 सेकेंड है। तो मुझे निकालना क्या है, टीएम निकालना है। तो मैं दोनों के लिए, दोनों सिचुएशन के लिए लिख लेती हूँ जो मुझे फॉर्मूला पता है नॉर्मल। क्या फॉर्मूला पता है हमें, एक तो आपको अर्थ के लिए पता है ना, फॉर्मूला लिख लीजिए, मतलब आपको फॉर्मूला पता है, उसमें बस ई लिखना है, ठीक है, लिख लिया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ई। मून के लिए भी लिख लेते हैं, चलिए मून के लिए भी लिख दिया, बस यहाँ पर एम किया, राइट। दोनों को कंपेयर करिए, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। मून का निकालना है ना आपको, मून पे निकालना है, तो टीएम को ऊपर लिखो, टीएम डिवाइडेड बाई टीई इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, एल से एल तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा। वैसे बचेगा क्या यहाँ पर, अंडर रूट जीई बाई जी एम। अब आपके पास सवाल ये उठता है कि मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिखा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई जीई, ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट जी के, क्लियर है बात, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय में है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, टीएम बाई टीई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीई बाय जीएम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से सॉल्व करना है हमें। देखो टीएम निकालना है यहाँ से, तो टीएम निकालिए, ये टीई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है क्रॉस में, तो क्या आ जाएगा, टीई इंटू अंडर रूट ऑफ जीई बाय जीएम, ठीक है। तो टीई मेरे पास क्या है, टीई मेरा क्या है यहाँ पर, दैट इज 3.5 है, ठीक है। इसका वैल्यू डालिए 9.8 है, जीएम क्या है मेरा 1.7 है। सॉल्व करना पड़ेगा ये अंडर रूट
तो ये आ जाएगा 8.4 सेकेंड। इसको ट्राई करना, क्लास के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे मीन्स आई टोल्ड यू मैथड कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक है दैट इज सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड का हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है दैट इज द सेकंड पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बाद जो सिलेबस टॉपिक है दैट इज द सेकंड पेंडुलम। तो हमारा सेकंड पेंडुलम क्या है? एक ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो 2 सेकेंड है। ठीक है, एक ऐसा हमारा सिंपल पेंडुलम जिसका जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो 2 सेकेंड है। तो ये सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। क्या बोला जाता है इसको? सेकंड पेंडुलम इसको कहा जाता है। ठीक है। सो अगर आप ना t इक्वल टू 2 सेकेंड डालते हो तो आपके पास जो लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम है वो नियरली क्या निकल के आता है? वो नियरली निकल के आता है 99.3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मेरा फॉर्मूला है ना t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, इसी में हम क्या कर देते हैं, मतलब अगर मैं ना टाइम पीरियड का वैल्यू 2 डालती हूँ, 2 डालती हूँ, तो मेरे पास जो ये याद रखना है, तो लेंथ कितना आता है हमारा, लेंथ कितना आता है हमारे पास इसका सेकंड पेंडुलम का, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है दैट इज 99.3 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ का फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है, सॉरी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है दैट इज GT² अपॉन 4 पाई²। ठीक है, तो देखो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आपको लर्न हो गया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। लेंथ का ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, जी टी का भी स्क्वायर है, 4 पाई का भी स्क्वायर है। ठीक है, जी टी का भी स्क्वायर और 4 पाई का भी स्क्वायर है। ये तो आपको यहां से भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि जब यहां से ये अंडर रूट को रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, GT² अपॉन 4 पाई², तो 99.3 सेंटीमीटर या फिर नियरली 1 मीटर। टाइम पीरियड कितना होता है इसका? टाइम पीरियड होता है इसका 2 सेकेंड का, सेकेंड पेंडुलम का 2 सेकेंड का होता है टाइम पीरियड। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देखो ना, तो जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यानी कि जो जी होता है वो आपका 1/6 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरफेस ऑफ मून पे जो आपका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, वो 1/6 होता है ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, कितना होता है? 1/6 होता है मून पे अर्थ से। Therefore, the length of the second pendulum, इसीलिए जो लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम है वो अबाउट 1/6 मीटर होगा। ठीक है, ये मून पे, मून के सरफेस पे, तो लगभग कितना होगा? 1/6 मीटर होगा मून पे अगर देखें। थोड़ा सा यहाँ पे वेव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव एक साथ ही आपका टॉपिक। तो वेव क्या है? वेव आपके पास एक काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है। ठीक है, वेव क्या है? एक काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द नेक्स्ट। एक्चुअली मैं ये बोल सकती हूँ ना कि मेरे पास जो वेव है वो एक प्रकार की वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में। ठीक है, जो कि क्या कैरी करेगी? वेव क्या है? एक प्रकार की वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है किसी मीडियम में। ठीक है, विच कैरीज एनर्जी, मतलब ये जो वेव है ना यही क्या करती है, यही एनर्जी को कैरी करेंगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम।
तो वेव क्या है? इट इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस, it is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to the another point without any actual movement of the medium. तो बेसिकली मैं क्या बोल सकती हूँ कि इट इज ए, इन अदर वर्ड्स ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द नेक्स्ट ड्यू टू द रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल। क्योंकि जो मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, जैसे मान लो सॉलिड है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो रहा है? एक पीरियोडिक रिपीटेड मोशन, ठीक है, अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो एक्चुअली बोलने का क्या मतलब हुआ कि वेव एक प्रकार की वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो कि एक पॉइंट से या फिर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर होगा। किसकी वजह से? जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका रिपीटेड मोशन की वजह से। ओके, सो टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द मीडियम इसको डिवाइड करते हैं मैकेनिकल वेव्स में। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास क्या होती हैं? दे रिक्वायर मीडियम, ऐसी वेव्स जो कि मीडियम की जिनको जरूरत होती है प्रोपेगेशन के लिए, उनको कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये जो वेव्स हैं ये ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को भी और मोमेंटम को भी, ठीक है, थ्रू द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विद द मीडियम रिमेनिंग एट इट्स ओन प्लेस। मैंने आपको क्या बोला? आई टोल्ड यू कि एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा मीडियम का, ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा मीडियम का। हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनका यहाँ पर पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना है कि किसका ट्रांसफर होता है यहाँ पर? एनर्जी का और मोमेंटम का। क्या मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपेगेशन के लिए? यस। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखिए, वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स, वेव्स इन ए स्प्रिंग और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो एग्जाम्पल नंबर 1 वाटर वेव्स, नंबर 2 साउंड वेव्स, नंबर 3 सिस्मिक वेव, ठीक है। वेव्स इन ए स्प्रिंग और स्ट्रिंग और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मैकेनिकल वेव है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये कौन सी वेव्स होती हैं? जिनको कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रोपेगेशन के लिए, है ना, दे डू नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में आ रहा है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो these comprise of oscillations of electric and magnetic fields। मेन बात क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, साउंड वेव्स, मेरा साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल था। जबकि अगर मैं देखूं जो मेरा लाइट है या जो हीट है, ठीक है, या मेरे जो हीट में भी जो इंफ्रारेड है, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो मेरा रेडियो वेव्स है, तो याद रखना लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज या इंफ्रारेड रेज, ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल्स। वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल के आधार पे देखें तो दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं वेव्स को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, मतलब ना जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लो वेव इस तरफ को प्रोपेगेट, वेव को हम वेव पैटर्न कैसे बताते हैं? हम इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर क्या होता है हमारे पास? क्रस्ट, ठीक है, ये क्या है? ट्रफ, ठीक है, ये क्या होता है हमारा? क्रेस्ट, ये वाले दीज आर क्रस्ट, जो एलिवेशंस हैं डाउनवर्ड, जो डिप्रेशन है यहाँ पे, दिस इज द ट्रफ। डाउनवर्ड जो यहाँ पे डिप्रेशन है दैट इज द ट्रफ, अपवर्ड जो एलिवेशन है दैट इज द क्रेस्ट। ओके, सो व्हाट आई टोल्ड यू, जैसे मान लो वेव जो है इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है ना, तो जब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी अगर उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट, उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे,
ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या हुई? इट इज ए वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इसको क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ठीक है। और साथ ही मैकेनिकल वेव भी है ना, क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है प्रोपेगेशन के लिए। तो साउंड वेव्स इन गैसेस एंड लिक्विड्स लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। वेव मोशन आपको यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? एक ऐसी वेव्स जहां पे आपके पास एक्चुअली ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये क्या हुई आपकी? ये वो वाली वेव्स हुई जो कि इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगी आपके पास क्रस्ट और ट्रफ की बात। ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ना, ये वेव्स ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। सो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सिंपल में। ए वेव इन विच द particles of the medium vibrate at right angles to the direction of propagation of wave। एक ऐसी वेव जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ठीक है। सो दीज वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रही हूँ। सो दीज वेव्स ट्रेवल in the form of crest and trough, ठीक है, crest and trough की फॉर्म में। ओके, तो यहां पे देखना, ये आपके पास जो है ये क्रेस्ट है ना, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या है हमारे पास? ट्रफ है, डाउनवर्ड जो ये है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो साउंड वेव्स है ना, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल था, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या एग्जाम्पल है? जो लाइट वेव्स हैं और जो आपके पास रिपल्स इन वाटर हैं, ये भी ट्रांसवर्स हैं, ठीक है। ये भी ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल हैं। एक पॉइंट और लिखना, जो आपके पास ना ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये आपके पास ट्रेवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हमारे पास होती हैं ये ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ compressions and rarefaction, ठीक है, compressions and rarefaction। इसको डायग्राम में बता देते हैं एक बार। एक बात याद रखना, इसी में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है हम कहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं? मतलब एक एग्जांपल, जैसे लॉन्ग स्प्रिंग के केस में, ठीक है, लॉन्ग स्प्रिंग के केस में, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ स्प्रिंग के केस में, ठीक है। स्प्रिंग के केस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग है, ठीक है। ये वाले ऊपर वाले जो यहाँ पे पैटर्न है, दिस वन, जैसे वहां पे क्रस्ट और ट्रफ पड़ा था ना, यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ये क्या है हमारे? दिस इज रेयरफैक्शन। ये भी क्या है? रेयरफैक्शन है, सारे रेयरफैक्शन। ये क्या है? कॉम्प्रेशंस।
वहां पे क्या पढ़ रहे थे हम, क्रेस्ट और ट्रफ। ये मैं स्प्रिंग का एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, जबकि कोई पूछे कि ट्रांसवर्स वेव्स किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, तो ये आपके पास क्रेस्ट और ये आपका क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, आपका क्रेस्ट और ट्रफ आपको यहाँ पे बताया गया है, राइट, दिस इज द ट्रफ। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने बोला है ना, या फिर ये रिपल्स इन वाटर, ये भी हमारा ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी सेट अप इन ए लॉन्ग स्प्रिंग, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जबकि ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी सेट अप इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में, वहां पे स्प्रिंग। और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल्स हैं। बाकी आपका ना एक लेक्चर का रहता है ये ओनली, एंड मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन भी दे दूंगी इसके प्रैक्टिस के लिए, जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। बस ये आपके सिलेबस में एक लेक्चर का रहता है बस, ठीक है, देन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल कल हमारा 1 आवर 15 मिनट्स की क्लास भी हो सकती है, ठीक है, हम कल इसको फिनिश ही कर देंगे, आपका सिलेबस कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आज इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और ऑलरेडी व्हाट्सएप पे अगर सेंड किए होंगे तो एक बार देख लेना उसको, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि कोई पॉइंट नहीं भेजा हो इसमें से, तो वो मैं भेज दूंगी, उसको बता देना। एंड क्वेश्चन आई विल सेंड यू फॉर प्रैक्टिस, राइट, तो साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके देन, हैव ए गुड डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।